Hello and a very good morning to all the students. In this video, we will be continuing our study of money supply and we will discuss the new series of monetary aggregates introduced by the Reserve Bank of India. हम इस वीडियो में मुद्रा की पूर्ति की अवधारणाओं के बारे में आगे पढ़ेंगे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय केंद्रीय बैंक द्वारा जो नए मौद्रिक समग्रों की उत्पत्ति की गई उनके बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने मुद्रा की पूर्ति की परिभाषा, उसके घटक और मुद्रा की पूर्ति को कैसे मेजर किया गया आरबीआई के द्वारा 1977 तक के विषयों के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे कि उसके बाद आरबीआई ने नए सिरे से कैसे मुद्रा की पूर्ति को मेजर किया या मापा। Under the working group on money supply, the Reserve Bank of India has revised monetary data since April 1992 and since 1999 has started publishing the new monetary aggregates, namely M0, commonly known as monetary base, NM1, which is commonly known as narrow money, NM2, which is commonly known as intermediate monetary aggregate, and your NM3, which is famously known as broad money, based on the residency concept. हम देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 1992 और 1999 के बाद पब्लिश करने शुरू किए नए मौद्रिक समग्र, जिनको हम नए रूप में अध्ययन करेंगे और उनका नाम दिया गया M0 मौद्रिक आधार, NM1 संकीर्ण मुद्रा, NM2 इंटरमीडिएट मॉनेटरी एग्रीगेट, जिसे हम कहेंगे इंटरमीडिएट के लिए मध्यवर्ती मौद्रिक समग्र, और NM3 जिसे कहा गया ब्रॉड मनी विस्तृत मुद्रा. The new series clearly distinguishes between monetary aggregates and liquidity aggregates. Very important distinction which was made by RBI between the previous measurements and the new measurement was that this new series clearly distinguishes, बिल्कुल साफ तरीके से अंतर स्थापित करते हैं। नए जो मापदंड थे वो किन में अंतर स्थापित करते थे या उन्होंने किन में अंतर स्थापित किया? मौद्रिक समग्रों और तरल समग्रों में, दो कैटेगरी में मुद्रा की पूर्ति को इन्होंने डिवाइड किया। अब हम देखेंगे कि इन नए समग्रों में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया मेजरमेंट में। NM1 जिसे हमने पहले देखा नैरो मनी कहा गया, उसमें क्या शामिल किया गया? करेंसी प्लस योर डिमांड लाइबिलिटीज पोर्शन ऑफ सेविंग्स डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। करेंसी को शामिल किया गया, साथ में हमारी मांग की जो दायित्व थे उनका जो पोर्शन बचा हुआ था किनके पास? बैंकिंग सिस्टम के पास, जो हम रखते थे हमारी मांग दायित्वों को। फिर हम कह सकते हैं NM2 में हम कंप्लीट NM1 को लिया प्लस टाइम लाइबिलिटीज पोर्शन ऑफ सेविंग्स deposits with the banking system plus certificates of deposits issued by banks plus your term deposits of residents with the contractual or maturity up to and including 1 year with the banking system. इनको आज के समय के हिसाब से विस्तृत किया गया और जो हमारे समयावधि दायित्व थे उनको शामिल किया गया। साथ में जो हमारे सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स थे, जिन्हें हम COD कहते हैं, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, जिससे कि धीरे धीरे मौद्रिक बाज़ार, जिसे हम मनी मार्केट कहते हैं, उसमें जो विस्तार हुए उनसे उत्पन्न जो इलेक्ट्रॉनिक मनी या जो मुद्रा में विस्तृतपन आया उसको हमने इसमें NM2 में शामिल किया। देन देयर कम्स NM3 को हम जैसे पिछले स्लाइड में हमने देखा, NM3 को हम ब्रॉड मनी के रूप में पढ़ते हैं। तो NM3 इंक्लूडेड NM2 ऑल द एलिमेंट्स ऑफ योर NM2 plus long term deposits of residents
प्लस कॉल और टर्म फंडिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब देखो इसमें क्या शामिल किया गया, सारे के सारे NM1 के और NM2 के कैटेगरीज आ गए, और इसके साथ साथ जो नागरिक यहाँ रह रहे थे उनके जो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स हैं, रेजिडेंट्स के दीर्घकालीन जमाएं जो थी उनको शामिल किया गया, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो उन्होंने फंडिंग की है, जो उन्होंने निवेश किया है या फंड किया है, उसको भी इसमें शामिल किया गया। फिर हम देखते हैं कि कैसे इनमें मॉनेटरी एग्रीगेट्स में आगे विस्तार हुआ। NM1 includes only non-interest bearing assets, monetary liabilities of the banking sector. NM3, on the other hand, is an all-encompassing measure that includes long-term deposits. NM2 is an intermediate monetary aggregate that stands in between narrow money and your broad money. M4 is abolished in the new series. हम देखें NM1 जो नैरो मनी है उसमें हम सिर्फ गैर ब्याज उत्पन्न करने वाले परिसंपत्तियों को ही शामिल कर रहे थे जिनसे ब्याज उत्पन्न नहीं हो रहा। NM3 में हम क्या शामिल कर रहे थे, सारे ऐसे दीर्घकालीन जमाएं जो ब्याज भी उत्पन्न कर रही थी और साथ साथ लंबे समय के लिए थी, दीर्घकालीन थी। NM2 मध्यवर्ती था, इन दोनों के बीच का एक मेजरमेंट है या माप है जो नैरो मनी और ब्रॉड मनी के बीच में डिसाइड किया गया। इसमें नॉन इंटरेस्ट बियरिंग भी थे और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स भी शामिल किए गए थे। रेजिडेंट्स के टाइम डिपॉजिट्स या लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स या मनी मार्केट के जो न्यू एलिमेंट्स हैं, जैसे आपके COD सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, ये सबको इसमें शामिल किया गया। और हम कहेंगे कि M4 जो प्रीवियस मेजरमेंट ऑफ RBI में थे उसको बिल्कुल अबॉलिश कर दिया गया। फिर हम देखते हैं लिक्विडिटी इंडिकेटर्स क्या थे, तरलता समग्र या तरलता अधिमान क्या थे, कौन से फैक्टर्स को इसमें डिफ्रेंशिएट किया गया। Along with the above monetary aggregates, for the proper assessment of the liquidity, the RBI also compiles and evaluates 3 different liquidity indicators, which are commonly known as L1, L2 and your L3. L1 में हमने शामिल किया NM3 मतलब ब्रॉड मनी, LM3 पूरा शामिल किया, प्लस ऑल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक एक्सक्लूडिंग योर नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट। इसमें हम देखें अगर तो NM3 न्यू सीरीज़ के अकॉर्डिंग तो ब्रॉड मनी आया, प्लस इसमें हमारी जो M4 था उसमें हमने पोस्ट ऑफिसेज में जो हमारे डाकघरों में बचत संगठन की समस्त जमाओं को इसमें शामिल किया गया, पुराने समग्र को लिया गया। फिर हम देखें L2 में क्या था, L1 के साथ साथ प्लस term deposits with term lending institutions and refinancing institutions plus term borrowing by financial institutions plus certificate of deposits issued by financial institutions। इसमें इस liquidity indicator में L1 को शामिल किया गया, प्लस साथ में हमने क्या किया, term deposits समयावधि जो जमाएं थी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वित्तीय संस्थानों के भी टर्म बोरोविंग्स मतलब दीर्घकालीन जो उधार थे उनको भी शामिल किया गया, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को भी जो मनी मार्केट का एक एलिमेंट है उसको भी शामिल किया गया। L3 में हमने L2 के साथ साथ पब्लिक डिपॉजिट्स ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को भी इंक्लूड किया। इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स अभी तक हम L2 तक ले रहे थे, लेकिन इसको और एलैबोरेट किया RBI ने और शामिल कर दिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, गैर बैंकीय या हम कहें गैर वित्तीय संस्थानों को या कंपनीज को भी इसमें शामिल किया गया। तो these three forms your liquidity indicators. In the next video, I will be explaining you about the determinants of money supply, मुद्रा पूर्ति के निर्धारक तत्व या उसके घटक। Thank you so much.